सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची को बिजली फराहम करने वाली के इलेक्ट्रिक, उससे इस वक्त कराची का हर शहरी बहुत ही ज़्यादा अजियत का शिकार नज़र आता है। ना सिर्फ एक आम शहरी बल्कि बिज़नेस कम्युनिटी भी इस वक्त हमें परेशान नज़र आती है। बिजली महंगी होती जा रही है, जो मिलने की मकदार है बिजली, जो आवाम को इसकी सप्लाई है उसमें कमी वाक़ होती जा रही है, और इनके जो अंदरूनी मसाइल हैं वो भी अब किसी से ढके छुपे नहीं हैं। जो सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं वो ख़त लिखते हैं मुख्तलिफ रेगुलेटर्स को, SECP को, स्टॉक एक्सचेंज को, कि जो अंदरूनी मसाइल हैं उनको हल किया जाए। जो बोर्ड के मेंबर्स हैं उनकी मुद्दत ख़त्म हुए, कई महीनों गुजर चुके हैं, वो बोर्ड मुकम्मल भी नहीं है, लेकिन पिछले 3-3.5 साल से सूरत हाल ऐसी ही चली आ रही है। जब ये अंदरूनी मसाइल नहीं हल होंगे तो फिर परफॉर्मेंस के इशूज़ कैसे सही हो सकते हैं, कैसे ये कंपनी स्मूथ तरीके से चल सकती है, और कैसे कराची वालों को और बिजनेस कम्युनिटी को ये बिजली प्रोवाइड कर सकती है। अब इन मसाइल का हल क्या है, रेगुलेटर क्यों अपना किरदार अदा करता नज़र नहीं आ रहा, स्टॉक एक्सचेंज क्या कर सकती है, SECP इस वक्त इस सूरत हाल में क्या कर सकती है, और ख़ुद हुकूमत जो कि एक शेयर होल्डर के तौर पर इस वक्त मौजूद है कि इलेक्ट्रिक में, उनका क्या रुकता है, ख़ासतौर पर बिजनेस कम्युनिटी के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इस पर हम बात करेंगे। ज़ुबैर मोतीवाला साहब जो साबिक मेंबर भी हैं कि इलेक्ट्रिक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के, पाकिस्तान के मारूफ बिजनेसमैन भी हैं। ज़ुबैर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये ज़ाहिर है बिजली अगर महंगी होती रहेगी और अगर आधा दिन बिजली मिलेगी ही नहीं तो फिर हमारी इंडस्ट्री कैसे चल सकेगी। जो मसाइल हैं कि इलेक्ट्रिक के, इसका कोई हल आपकी नज़र में मौजूद है? बिजली के रेट बड़े नहीं है, कम हुए हैं पिछले दिनों में गवर्नमेंट के इंटरवेंशन से, गवर्नमेंट के सर्कुलर डेट की रीडिफाइनिंग से जो रेट हैं उनको कम किया गया है। तो अभी जो है रेट कम हुए हैं निस्बतन, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा हैं हमारी कॉम्पीटिंग कंट्रीज के साथ। जैसे बांग्लादेश से हमने मुकाबला करना है तो हम नहीं कर सकते। हमारे गैस के रेट भी और इलेक्ट्रिसिटी के रेट भी बहुत ज्यादा है। वो बात आपकी ठीक है। इसके अलावा जब आप बात करते हैं कि लोड शेडिंग, बिल्कुल जी बहुत ज्यादा है, रैंपेंट लोड शेडिंग। आज प्रेसिडेंट कराची चैम्बर ने एक पूरा अहाता करके खत भी लिखा है मोहन सलवी साहब को, कि भाई उन्होंने मुझे भी कॉपी किया है उसको, और वो मैं उसको जब देख रहा हूँ तो बहुत सारे इलाके जो हैं, असल जो मामलात हैं वो ट्रेड के हैं। ट्रेडिंग के जितने एरियाज हैं, जोड़िया बाजार हो गया, आपका मोटरसाइकिल मार्केट हो गई, अब तिब्बत का इलाका हो गया, ये पीछे जितने इलाके हैं, गोल्ड की मार्केट हो गई, ये जितने इलाके हैं ये बहुत ज्यादा तकलीफ में है। 8-8 घंटे और 10-10 घंटे, असल में कारोबार का टाइम ही सुबह का होता है, और उसके अंदर ही जब वो सुबह आते हैं तो 2 घंटे बाद बिजली चली जाती है। जब उनका जाने का टाइम होता है तो फिर 2 घंटे आती है, और बाकी टाइम पे बिजली नहीं होती। काफी दफा उन्होंने कहा है, वो ये कहते हैं कि जो इनके साथ जो एरियाज रेसिडेंशियल लगते हैं वहां चोरी होती है। हम जो है ना चोरों को देने की बजाय हम इंडस्ट्री को ना दें, तो वो इंडस्ट्री के अंदर लोड शेडिंग नहीं करते। और जो है ना अक्सर इलाकों में जहां जो इलाके लगे हुए रेसिडेंशियल इलाकों के साथ, जिनकी PMT उनके साथ शेयर करती हैं, अभी उन्होंने काफी हद तक सेग्रीगेट कर दिया है, वहां उस इलाकों में ये बिजली देते हैं जहां से पैसे मिलते हैं, जहां से नहीं मिलते वहां से नहीं देते हैं। ये कहते हैं कि हमारा कारोबार है। हम उनसे यही बात करते हैं, देखिए कारोबार अपनी जगह पे है, बिजली जो है आज के जमाने में कोई लग्जरी नहीं है, ये नेसेसिटी है, तो उसको आपको किसी तरह से भी देना है। आप गवर्नमेंट से बात करें, किसी से बात करें। अब प्रॉब्लम यह है कि ये प्राइवेट कंपनी है, और प्राइवेट कंपनी अपने बिजनेस को चला रही है प्राइवेटली। अगर जहां नुकसान वाला सौदा होगा वहां वो सौदा नहीं बेचते, और जहां नहीं होता वहां ये बेचते हैं। हमको तो इनके साथ केई के साथ हम बैठ के बात भी अभी करेंगे, हमने लिखा भी है, और हम रोजाना की बुनियाद पर उनके साथ परस्यू करते हैं। 4 सब एसोसिएशनें भी और सब जो आपके ट्रेड एसोसिएशंस हैं वो बहुत ज्यादा रो रहे हैं, उनके हालात बहुत खराब हैं, उनके यहाँ बहुत ज्यादा जो है ना लोड शेडिंग है। अगर मोहन सलवी सुन रहे हो तो मैं उनको भी ये कहूंगा, देखिए मोहन, ये जो है ना बिल्कुल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है इन इलाकों में। रेसिडेंशियल जो इस तरह के इलाके हैं, नॉर्थ कराची, यहाँ आपके आगे जितने भी इलाके हैं, वहां सारे यहाँ प्रॉब्लम है। दुकानदारों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, बहुत परेशानी का शिकार हैं, और जब वो जनरेटर चलाते हैं तो उनके ऊपर जो बिल्डिंग वाले लोग हैं वो परेशान हो जाते हैं कि वो इतने सारे जनरेटर, फिर धुआं कर लें। इसमें फिक्स सिस्टम कर लें कि आप जो है ना पर इतने कमरे हैं तो इतना कम से कम बिल आपने देना है। जब वो नहीं दे तो पर्टिकुलर घर को आप काटे ना, पूरे इलाके को लोड शेड करते हैं। जो चोर हैं उनको पकड़े, ऐसा नहीं कि आप सारे इलाके को बंद करते हैं, ये किसी तौर पर भी मुनासिब नहीं है।
तो ज़ुबैर साहब, आप तो चूँकि खुद बोर्ड मेंबर भी रहे हैं, ये रिकवरी ना होना या इतनी आसानी से कोई चोरी कर रहा है बिजली और के इलेक्ट्रिक इतनी बेबस, ये इतनी सिंपल कहानी तो नहीं है। आखिर ये क्यों 20 साल पहले प्राइवेटाइज हुए, अपनी ये बिजली को बढ़ा नहीं सके, जनरेशन नहीं बढ़ी, परफॉर्मेंस आपके सामने ही है, लोड शेडिंग की सूरत हाल भी आपके सामने है, तो आखिर ये मसाइल हल क्यों नहीं हो पा रहे हैं? वजह इसकी क्या है बुनियादी आपके नज़दीक? क्योंकि आप खुद बोर्ड मेंबर रहे हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। देखिए, एक बात जो है ना, थोड़ी सी आपकी इन्फॉर्मेशन में बहुत फर्क है। जनरेशन उन्होंने बहुत बढ़ाई है। पोर्ट कासिम के ऊपर उन्होंने 2 टर्बाइन्स चेंज किए। इसके बाद कोरंगी के अंदर उन्होंने 500 मेगावाट का दूसरा डाला है। अभी इनके पास सफिशिएंट इलेक्ट्रिसिटी है। अच्छा। वो इलेक्ट्रिसिटी होने के बावजूद नहीं देते। अलमिया ये है, जो आपको बात करनी वो ये है, उन्होंने ये काम किए हैं और उन्होंने जनरेशन को बढ़ाया है, लेकिन जनरेशन के बढ़ाने के बावजूद वो आपकी जो है ना मेन रिंगमैन यूनिट पे रिलाई करते हैं, जो कि गवर्नमेंट से बिजली आती है। इससे उनके पैसे जो आपके जो फ्यूल के अंदर है वो नहीं रुकते, डीजल नहीं लेना पड़ता, तो ज्यादातर उसके ऊपर रिलाई करते हैं। अब वो जो उस पर रिलाई करते हैं, तो आपके यहाँ की जो इनकी जो अपनी जनरेशन है, इसको ये बंद रखते हैं और बिजली नहीं देते। यहाँ बड़ा बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। ऐसा नहीं है कि बिजली नहीं है और लोड शेडिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आज जो कंजप्शन है वो कोई 1800 से 2000 मेगावाट है, ठीक है, और उनकी कैपेसिटी 4000 से ऊपर है, जो कि गर्मियों में जरूरत पड़ती है उसकी 3800 से 4300 के दरमियान मेगावाट के दरमियान कराची का कंजप्शन पहुंच जाता है गर्मियों के अंदर। लेकिन आज ये कंजप्शन आधे से भी कम है। तो ये ऐसा नहीं है कि बिजली नहीं है। मैं समझता हूँ ये अपनी जो कारोबार है उसके हिसाब से करते हैं कि जहां से पैसे आ रहे हैं वहां से ले। मैंने उनको मिसाल भी दी हुई है कि फ्रांस में एक जमाने में वर्ल्ड वॉर के बाद ये पोजीशन थी। उन्होंने इसको ये काम किया कि मोहल्ले की पीएमटियां लगा दी और मोहल्ले के जितने मीटर हैं उनको यहाँ लगाया और उनसे कहा कि जितना ये आप यहाँ से सारा आपका मोहल्ला बिजली ले रहा है, ये 10 घर है या 20 घर है, इनसे ये बिजली ले रहा है। अगर हम इसका टोटल करेंगे कि अगर ये आपके 100 यूनिट मिसाल के तौर पर खर्च हुए और अगर 5-5 यूनिट 20 घरों में आ रहे हैं, हमको हमारे 100 यूनिट पूरे हो गए तो ठीक है। अगर पीएफडी के ऊपर ये 90 आए तो 10 हम इक्वल हिस्सों में सब पे बांट देंगे और सब बाकी जितनी मोहल्ले में जितने घर हैं उनसे लेंगे। इससे फायदा ये हुआ कि जो नहीं चोरी कर रहे थे वो उठ के खड़े हुए, भाई हमने नहीं की, भाई ये फलाना कर रहा है। ऑटोमेटिकली चोर आइडेंटिफाई हो गए और सारे तो चोर नहीं है नहीं, और जो चोरी कर रहा है उसकी भी पता नहीं कौन सी मजबूरियां, मुझे नहीं पता। लेकिन बहरहाल जो है ना, चोरी तो गुनाह है, उसके अंदर तो करना नहीं है। ये तरीकाकार एक है जो इनको अपनाना चाहिए। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनसे अंदर आप लोड शेडिंग से भी बच सकते हैं और बिजली भी अपने कंज्यूमर्स को मुहैया कर सकते हैं। आपको गालियां सुनने की जरूरत नहीं, जिस तरह से आपका काम हो रहा है, जिस तरह लोग बदवाएं दे रहे हैं, ये तो मुनासिब नहीं है। तो ये तो मेरा ख्याल है कि उसको अपने रविश को चेंज करना चाहिए। तो ज़ुबैर साहब, ये रविश तब्दील क्यों नहीं हो रही है? हम देख रहे हैं कि ये सिर्फ लोड शेडिंग या परफॉर्मेंस का इशू नहीं है, बल्कि इंटरनल इशूज़ भी हम देख रहे हैं। जो सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं वो ख़त लिख रहे हैं, मजबूर हो गए वो अब ये ख़त मंजर आम पर लाने के लिए कि जी बोर्ड के इलेक्शन करा दें। 3 महीने हो चुके हैं, अभी तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तादाद पूरी नहीं हो पा रही है। 2022 में कोई 3-4 लोगों ने, जिसमें आप भी शामिल थे, वो ओहदा छोड़ा था और वो अभी तक वो सीट्स खाली हैं। मोनिस अलवी का टेन्योर ख़त्म हो चुका है, मोतसिब का फैसला भी मौजूद है, उनका एक केस में, हैरेसमेंट के केस में, वो भी अभी तक अपनी सीट पर मौजूद हैं। तो ये किस तरह का इस वक्त बिहेवियर है इस इदारे का? ये कैसे ये चीज़ें स्मूथ हो सकती हैं? नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जो है बोर्ड की तश्कील होनी चाहिए। जिस वक्त आपके बोर्ड के अंदर कमी हुई तो उसी वक्त इसको बिल्कुल रीफिल होना चाहिए। उसके साथ जो है ना नया बंदा आके बैठना चाहिए। बोर्ड जो होता है वो डिसीजन लेने का मजाज होता है और मेजॉरिटी ऑफ द बोर्ड मेंबर्स डिसीजन लेते हैं। अगर आपके पास मेजॉरिटी है ही नहीं, आपका कोरम पूरा नहीं होता या आपके 3 बंदे शॉर्ट हैं, मिसाल के तौर पर अगर 9 में से 3 शॉर्ट हैं तो आपकी 33% आपकी जो है ना स्ट्रेंथ कम हो गई बोर्ड की। अब जब आप वोटिंग करेंगे तो 6 आदमियों से करेंगे तो फिर 5 अगर वोट दे दें, इसी शक्ल में अगर 4 आदमी वोट देते तो वो करारदाद पास नहीं होती। जब ये 6 हो गए तो 4 में पास हो गई। तो ये मुनासिब नहीं है, ये नहीं है। और मैं समझता हूँ जब मैं जो नुमाइंदा था वो फेडरल गवर्नमेंट का था, मेरी जगह पे फेडरल गवर्नमेंट ने दूसरा नुमाइंदा नॉमिनेट कर दिया। प्राइवेट सेक्टर के जो बाय शेयर होल्डिंग जो होते हैं, जो अपने शेयर्स जिनके होते हैं, जो मालिक होते हैं, उनको लड़ना पड़ता है इलेक्शन और अपनी प्रॉक्सियों से और अपने शेयर से वो उसके डायरेक्टर बनते हैं। उसकी जो डायरेक्टर्स की सीट है उनको फौरी तौर पर इनको लाना चाहिए। अगर वो नहीं लाते तो एसीसीपी है, फेडरल गवर्नमेंट है, पावर मिनिस्ट्री है,
इन सबको कार्रवाई करके उनको कहना चाहिए कि आपने करना है, इलेक्शन करवाएं, और उसको वो अपनी निगरानी में भी करा सकते हैं। वो इलेक्शन को उनको कंपेल करना चाहिए कि इलेक्शन होने चाहिए अगर बोर्ड में अगर कमी है। मैं समझता हूँ कि इससे तो जो चलाने वाले लोग हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हो गए, बाकी चीफ इंजीनियर्स हो गए, अगर आपके स्ट्रेंथ कम है बोर्ड की तो उसमें तो उनको भी तकलीफ होती होगी, क्योंकि पॉइंट ऑफ व्यू नहीं मिलता। अगर आपके जितनी स्ट्रेंथ है बोर्ड की उसकी पॉइंट ऑफ व्यू मिले तो आपको मेजोरिटी का पता चलेगा, तो उससे फायदा होगा, वरना तो आपको फायदा तो नहीं होगा। ये तो उनको फौरी, मैं तो कहूंगा केई को फौरी तौर पर आगे बढ़कर इलेक्शन कराने चाहिए, उनका फायदा है उसमें। तो जुबैर साहब, हम देख रहे हैं कि 3-3.5 साल गुजर चुके हैं, एसईसीपी ने इसमें कोई खास कार्रवाई नहीं की है। अभी भी आकिफ सईद साहब से हमारी बात हुई कि वो आकर अगर प्रोग्राम में अपना इस पर मौक़िफ़ दें, उन्होंने माजरत कर ली। तो ये चूंकि एक लिस्टेड कंपनी है केई, तो क्या पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज या उसकी मैनेजमेंट उनको मजबूर या पाबंद कर सकती है कि अब ये आपने इलेक्शन कराने चूंकि मेजर शेयर होल्डर अब वाज़े तौर पर और इन रिटर्न वो अब इसकी कंप्लेन कर रहे हैं? सच बात यह है कि मुझे इस कानून का इल्म नहीं है कि एसईसीपी का मुझे जरूर इल्म है, वो कर सकती है, फेडरल गवर्नमेंट कर सकती है। स्टॉक एक्सचेंज कर सकते हैं नहीं कर सकती मुझे नहीं पता, आई एम सॉरी। सही, लेकिन एसईसीपी भी एक बड़ा मेजर रेगुलेटर है जाहिर है, और वो अगर इस तरह से फ्री हैंड दे देगा किसी कंपनी को तो एक बड़ी मिसाल, एक गलत मिसाल दूसरी कंपनीज के लिए फिर कायम हो जाएगी। जब 3-3.5 साल का अरसा ऑलरेडी गुजर चुका है, पिछली हमने 2 बोर्ड मीटिंग्स देखी, 6 नवंबर हुई, अभी 14 नवंबर को हुई, और दोनों चूंकि एक और बड़ी बात यह है कि इन्होंने 54% MOU साइन किया है सऊदी इन्वेस्टर्स के साथ केई के शेयर्स बेचने का, 54% का। वो MOU 3 महीने की ड्यू डिलिजेंस का है। वो आएंगे और यहाँ बैठेंगे और उसकी कारकर्दगी को देखेंगे और फिर वो यस और नो करेंगे। हमको जब ये डेलीगेशन आया था तो उसके हेड ने हमें बताया कि वी हैव साइंड एन MOU और बाइंग 54% ऑफ द KEC स्ट्रेंथ, KEC के जो शेयर हैं उसमें वो भी आना चाह रहे हैं। इस वक्त के अंदर ये चीजें होना हमारे इन्वेस्टर्स को भगा देगा। तो मेरा ख्याल है कि ये केई की जो प्रेजेंट मैनेजमेंट है उसको भी देखना चाहिए। हाँ, लेकिन ये अब जो 13 लोगों का ये पूरा बोर्ड का ग्रुप है और ये 13 में से सिर्फ 10 पिछले 3.5 साल से सिलसिला चलता चला आ रहा है। बातें आपकी जो है ना वो मैं उनको तस्लीम ये करता हूँ, प्रॉब्लम्स हैं केई में, प्रॉब्लम्स हैं, उनको रिजॉल्व करना चाहिए। जो अरबाब इख्तियार हैं उनको भी वहाँ इंटरवेंशन करके इन तमाम चीज़ों को ठीक करना चाहिए, क्योंकि कराची की इंडस्ट्री का, कराची के लोगों का ये लाइफ लाइन है। और इसके लिए जो है ना जो हमको करना पड़े को करना चाहिए। और जो मामलात कानूनी नौयत के अंदर गलत हैं या पेचीदा हो गए हैं उनको सुलझाना भी गवर्नमेंट का काम है, उनको करना चाहिए। मेरी अपील है गवर्नमेंट से, फेडरल गवर्नमेंट से, क्यों मैं जब बोर्ड में था हम ये बातें करते थे और उसको हम रिजॉल्व करते थे और करना चाहिए। और जुबैर साहब, चूंकि 24% के शेयर्स गवर्नमेंट के खुद भी हैं, तो गवर्नमेंट का इसमें रोल क्या हो सकता है? वो एज स्टेक होल्डर भी हैं, शेयर होल्डर भी हैं, उनका कोई भी फैसला? आपने खुद बता दिया ना, आपने खुद बोला, ये बिल्कुल आपने सही फिगर बताया, 24%। ठीक है, जब आपने 24 कहा तो क्या हुआ? ये तो 2/3 उनके पास है ना जी, तो मेजोरिटी तो गवर्नमेंट के पास नहीं है। तो अगर उनके पास माइनॉरिटी है इसीलिए उनके 3 डायरेक्टर हैं। बस एक आखिरी सवाल जुबैर साहब के, ये एक बार फिर रेगुलेटर एसईसीपी और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, इनसे भी आप ये कहेंगे, डिमांड करेंगे एज एक्स केई के बोर्ड मेंबर के, ये कम से कम इन चीज़ों को तो स्मूथ कराएं मेरिट पर, और जो भी इसका ड्यू क्रेडिट जिसको जो मिलना चाहिए वो मिले, और ये इलेक्शंस हों ताकि कम से कम ये कराची के शहरी सजाब से निकल सकें। रेगुलेटर के किरदार पर एक आखिरी कमेंट कर दीजिएगा। और वो एडमिनिस्ट्रेशन को हमको पकड़ना चाहिए कि आप क्यों परफॉर्म नहीं कर रहे, ये क्यों हो रहा है। You can do this. The federal government can do this. The Ministry of Power can do this. उनको मैं उनसे अपील करता हूँ कि उनको इंटरवेंशन करें और जो कराची शहर के मसाइल हैं उनके हल के लिए आप केई के ऊपर जो है ना अपना दबाव डालें, ये करना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जुबैर मोतीवाला साहब, साबिक मैट्रिक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और आम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान में गुज़िश्ता चंद वर्षों के दौरान मल्टीनेशनल कंपनीज के मुल्क से कारोबार ख़त्म करने से मौशी पॉलिसियों, कारोबारी माहौल और हुकूमती अदम इस्तेहकाम पर बहुत सारे सवालात खड़े हो रहे हैं। इसी दबाव के बायस हुकूमत ने अब नई पॉलिसी तश्कील देने का फैसला भी किया है, जिसका मकसद मल्टीनेशनल कंपनीज को टैक्सेस की पेचीदगी, बार बार बढ़ने वाले डायरेक्ट टैक्सेस और पॉलिसीज़ को गैर यकीनी सूरत हाल से निजात दिलाना है। अब हुकूमत खासतौर पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी को इन्वेस्टर फ्रेंडली टैक्स तस्वुर नहीं करती और इसके
इसके खात्मे या बड़े पैमाने पर नजरसानी पर गौर कर रही है ताकि मल्टीनेशनल कंपनीज को एक स्टेबल और कारोबार दोस्त टैक्स माहौल फराहम किया जा सके। गुज़िश्ता 4 वर्षों में हमने देखा कि कई अहम सेक्टर, जिसमें पेट्रोलियम सेक्टर है, जिसमें फार्मा सेक्टर है, जिसमें ट्रांसपोर्ट का सेक्टर है, जिसमें कई और दीगर सेक्टर हैं, और इन सेक्टर्स की बड़ी कंपनीज जिसमें टेलीकॉम सेक्टर भी है, ये बड़ी कंपनीज मुल्क से चले जाना एक इकनॉमिक वार्निंग हमें दे रही हैं। और ज़ाहिर है इसकी बड़ी वजूहात हैं कि हाई टैक्स परसेंटेज, प्रॉफिट क्लियरिंग में मुश्किलात, पॉलिसीज़ के अदम तसलसल, कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली का महंगा होना, और फिर गैस भी इस वक्त बहुत महंगी हो चुकी है। तो ये वो बड़ी वजूहात हैं जिनकी वजह से ये कंपनीज अपना बिजनेस वाइंड अप कर रही हैं। लेकिन अभी भी कुछ कंपनीज के फैसले आलमी रीस्ट्रक्चरिंग का हिस्सा थे, जो सिर्फ पाकिस्तान का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का इस वक्त मसला है। अब हुकूमत की नई हिकमत अमली में स्पेशल फैसिलिटेशन और हाई एक्सपोर्ट टैरिफ ख़त्म करके एक्सपोर्ट पर मबनी मॉडल अपनाने पर जोर दिया गया है ताकि कंपनीज को कंपटीशन, इनोवेशन और आलमी मंडियों तक रसाई की तरफ लाया जा सके। ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स ने कॉर्पोरेट टैक्स में मरहलावार कमी, सुपर टैक्स के खात्मे, वन विंडो फेडरल अथॉरिटी के क़याम और टर्नओवर टैक्स में कमी की तजावीज़ दी हैं जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर बना सकती हैं। अगर पॉलिसीज़ में तसलसल हो, टैक्स रिफॉर्म्स किए जाएँ और रेगुलेटरी हम आहंगी बरकरार रखी जाए तो न सिर्फ मौजूदा मल्टीनेशनल कंपनीज को रोका जा सकता है बल्कि नए इन्वेस्टर्स भी यहाँ पर आ सकते हैं और पाकिस्तान की इंडस्ट्री इंपोर्ट से जो एक्सपोर्ट बेस्ड तरक्की की तरफ हम इसको मोड़ सकते हैं और ऊपर ले जा सकते हैं। लेकिन ये कितना आसान अमल होगा, कैसे इस जानिब हुकूमत को मज़ीद तेज़ी दिखानी होगी, इस पर हम बात करेंगे। हारून शरीफ साहब साबिक वज़ीर हैं सरमायाकारी के, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हारून साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अभी जो नई पॉलिसी हुकूमत बनाने जा रही है जिसमें ख़ास तौर पर जो फॉरेन इन्वेस्टर है उसको फैसिलिटेट करना है, मल्टीनेशनल कंपनीज़ को थोड़ा सा एतमाद देना है, कैसे इस पॉलिसी को आप देख रहे हैं और इसके फ़वाइद पाकिस्तान की इस इंडस्ट्री को हो सकेंगे? जी, पहली बात तो ये है कि किसी भी हुकूमत के लिए या इकॉनमी के लिए जो एग्जिस्टिंग बिजनेसेस होते हैं, चाहे मल्टीनेशनल हो या लोकल हो, उनको हैप्पी रखना, सेटिस्फाइड रखना अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए, क्योंकि हमारे एम्बेसडर्स वो हैं, क्योंकि जो भी बाहर से आएगा वो उनसे कंसल्ट करेगा या जॉइंट वेंचर करेगा कि जी इस मुल्क के अंदर कारोबार करना है। तो हमें इंटरनल फोकस क्रिटिकल है, तो ये अच्छी बात है। अनफॉर्चुनेटली ये अंडर प्रेशर आके फिर बहुत सी कमेटीज बनाई गई। मेरे नॉलेज के मुताबिक हुकूमत एक कंप्रीहेंसिव इंडस्ट्रियल पॉलिसी पे काम कर रही है। टैक्स जो है, इंसेंटिव्स और रैशनलाइजेशन उसका एक हिस्सा है, जिसके अंदर एक्सपोर्टर्स को और जो कंपनियां फॉरेन इन्वेस्टर को खुसूसी तवज्जो दी जाएगी, क्योंकि टैक्स हमारा जो है एक्सपोर्टर का विद सुपर टैक्स एंड एवरीथिंग तकरीबन 60% तक जा पहुंचा था। अब अगर उसको रैशनलाइज करना है तो इनको किसी एक सेक्टर को आप, जिसको IMF लेवल प्लेइंग फील्ड कहता है, वो देना पड़ेगा। और इसमें IMF की नॉट भी चाहिए होगी, क्योंकि वो आपके टारगेट्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट करेगा। तो वो एक कम्प्रीहेंसिव समरी मेरी नॉलेज के मुताबिक IMF से इस वक्त डिस्कशन की जा रही है, ताकि उनकी क्लियरेंस के बाद फिर ये पॉलिसी अनाउंस की जाएगी। खुशाइंद बात है, और अगर एक कम्प्रीहेंसिव पॉलिसी है और लेंडर्स की भी उसके ऊपर साइन ऑफ है और उसको गवर्नमेंट स्टिक करती है और इंस्टीट्यूशंस को डेलीगेट करती है, तो इन्वेस्टर के ऊपर जो एक तेजी से ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ रहा था उसके रुकने के चांसेस दिखाई देते। तो हारून साहब, ये मल्टीनेशनल चंद एक कंपनीज का चले जाना वाकई एक तशवीश की बात है। हम अगर लार्जर पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो जितनी भी इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज़ हैं वो पाकिस्तान को इस वक्त एक बेहतर डेस्टिनेशन करार दे रही हैं। पाकिस्तान की रेटिंग मुसलसल बेहतर हो रही है। ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स का बड़ा इस वक्त एक एतमाद हम देख रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है उनमें से ज़्यादातर का ताल्लुक, उनका ओरिजिन पाकिस्तानी होता है। तो ये चंद एक कंपनीज का चले जाना तशवीश की बात है, या दीगर सेक्टर्स में जो इन्वेस्टमेंट इस वक्त आ रही है वो इसको ओवरकम कर सकती है उस सिचुएशन को? ये कुछ चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। पहली चीज़ तो ये है कि जो रेटिंग एजेंसीज की इम्प्रूवमेंट है वो पाकिस्तान के कर्ज के वापस करने की सलाहियत से लिंक्ड है कि जी ये मुल्क की रेटिंग अब यहाँ से यहाँ चली गई है, तो अब ये अपना डेट को बेहतर सर्विस कर सकते हैं और एक्सटर्नल पेमेंट्स को इंश्योर कर सकते हैं। उसका इन्वेस्टर के आने जाने से कम ताल्लुक होता है। जो कर्जदार हैं, लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका डायरेक्ट लिंक है। दूसरी जो बात है, जो कंपनियां चली गई हैं वो अलार्मिंग है, चाहे वो किसी ऐसी वजह से ना गई हो कि आपका एक इकॉनमी पे एतबार कम हो, उनकी ग्लोबल स्ट्रेटजी हो। उसके लिए हुकूमत की एक कम्युनिकेशन होनी चाहिए थी कि उनके जाने से पहले पब्लिक एट लार्ज, स्टॉक मार्केट्स के थ्रू
डिसेमिनेट किया जाता कि इस वजह से जा रहे हैं और ये जॉइंट हमारी स्टेटमेंट है। जब एब्रप्टली खबर आती है कि जी खत चला गया कि हम पैकअप कर रहे हैं, उससे अनसर्टेनिटी और पैनिक बढ़ती है, और जो बाहर के इन्वेस्टर सोच रहे होते हैं यहाँ पे कुछ काम करने का, वो फिर अपना हाथ खींच लेते हैं। तो पाकिस्तान के ये मैं अर्ज कर रहा हूँ, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के साथ, चाहे वो ओवरसीज चेंबर के मेंबर हों, चाहे हमारे लोकल बड़े इन्वेस्टर्स हों, और उनके साथ एक ताल्लुक रखना पॉलिसी मेकर का बड़ा क्रिटिकल है, क्योंकि मैसेजिंग एंड स्टोरी और नैरेटिव कि ये एक मुल्क इन्वेस्टमेंट को बेहतर करने की कोशिश कर रहा है, वो मैसेज जाना बड़ा क्रिटिकल होता है। तो अब हारून साहब, इस सूरत हाल में जो इन्वेस्टमेंट है, ख़ासतौर पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, अब उसका आना ऐसी सूरत हाल में जब कंपनीज जा रही हैं, कितना चैलेंजिंग हो जाएगा या कितना ज़रूरी होता है अब दुनिया को ये दिखाने के लिए कि ये कंपनीज तो जा रही हैं, लेकिन हमारे मुख्तलिफ सेक्टर्स में ये इन्वेस्टमेंट आ भी रही है। हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में चाइना की बड़ी दिलचस्पी है, सोलर की कुछ कंपनीज हैं जो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहती हैं, या कुछ MOUs इस तरह के उसकी इत्तलात कुछ सामने आ रही हैं। तो ये माइनिंग का हमारा जो सेक्टर है, ये चंद एक सेक्टर्स ये इस खला को पुर कर सकेंगे, या ये वाकई एक बड़ी इस वक्त तशवीश की बात हो जाएगी फिर? जी, हमारी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। आपने सही आइडेंटिफाई किया कि कुछ सेक्टर्स के अंदर बाहर के इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट है, लेकिन हमारी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसको तो पाकिस्तान की फॉल्ट लाइंस के साथ लिंक करने हैं इंसेंटिव्स, कि ऐसी इन्वेस्टमेंट आए जो जॉब क्रिएट करे, एक्सपोर्ट बढ़ाए, वैल्यू एडिशन करे, नई टेक्नोलॉजी लाए। सब इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान के लिए नेसेसरली हमारी फॉल्ट लाइन को ठीक नहीं करती हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज बल्कि मेरी जो इसको लीड कर रहे हैं हारून अख्तर खान से मुलाकात भी हुई कि ये एक ऐसी पॉलिसी होगी जो कि एतमाद देगी इन्वेस्टर्स को। हमारी तो इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशो तकरीबन 12.9% है, जो आधी है हमारे कंपेटिटर से जब हम मुआवजा करते हैं। तो इट्स अ लॉन्ग जर्नी। तो पाकिस्तान को इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट के अंदर आफ्टर द पॉलिसी कुछ कलीदी चेंजेस करनी पड़ेंगी, ख़ास तौर पे जो आपके प्रॉपर्टी राइट्स हैं, रूल ऑफ लॉ है, रिपैट्रिएशन ऑफ कैपिटल है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है। अगर हम इन चीज़ों में कुछ चेंजेस कर देते हैं इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस के मुताबिक, फिर मुझे उम्मीद है कि प्रायोरिटी सेक्टर्स के अंदर लोगों का एतमाद बढ़ेगा, और बाहर की इन्वेस्टमेंट जो है वो जॉइंट वेंचर्स के थ्रू आएगी, और पाकिस्तानी कंपनियों को उसके लिए इंसेंटिव फाइनेंशियल, टैक्सेशन, रेगुलेटरी तीनों तरह के देने पड़ेंगे। और हम सब इस ऐसी सिचुएशन में जो हम बिज़नेस कॉन्फ्रेंसेस मुख्तलिफ मुल्कों में पाकिस्तान की देखते हैं, चाइना में एक कॉन्फ्रेंस हुई, इसी तरह का एक्सपो हुआ, और वहाँ पर बड़े जॉइंट वेंचर्स की खबरें सामने आई हैं। वो कितने पूरे होते हैं ये ज़ाहिर है आगे पता चलेगा, और दीगर ममालिक में इस तरह की कोशिशें हो रही हैं। तो ये कोशिशें ज़रूरी होती हैं इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, और इससे वाकई इन्वेस्टमेंट आती भी है, या वो सिर्फ MOUs और सॉफ्ट कमिटमेंट्स तक ही महदूद रह जाती हैं कोशिशें? जी, इकोनॉमिक टर्म्स में इन कॉन्फ्रेंसेस का कोई कॉजल लिंक एक्चुअल मटेरियलाइजेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट से बहुत कम है। ये सिर्फ दरवाज़ा खोलते हैं, एक एक्सपोजर देते हैं, और ये एक इंस्ट्रूमेंट जो है कि आप एक पूरा डेलीगेशन ले जाएं, प्राइम मिनिस्टर लीड कर रहे हो, ये एक फील गुड फैक्टर देता है, और फ्रैंकली इट इज़ एन आउटडेटेड ओल्ड मेथडोलॉजी। अभी तो प्राइवेट सेक्टर के पास एक क्लिक ऑफ द बटन से सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है। हमें बेचना ये है कि हमारे जो एंट्री के कवानीन कैसे हैं, कंपनी को हम फैसिलिटेट कैसे करते हैं, हमारे कंपेटिटर से ज़्यादा हमारी लेबर कॉस्ट कम है, हम किन सेक्टर्स के अंदर हमारा कंपैरेटिव एडवांटेज है। हुकूमत को माइक्रो लेवल प्रोजेक्ट से निकल के ये मैक्रो लेवल तब्दीलियों पे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, और ये जो कॉन्फ्रेंसेस हैं इनको अगर हम प्राइवेट सेक्टर को डेलीगेट कर दें, मेरे हिसाब से वो हुकूमत से ज़्यादा बेहतर काम कर सकते हैं। अपनी एम्बेसीज को एज एन इकोनॉमिक डिप्लोमेसी इनिशिएटिव हमें डायरेक्टली प्राइवेट सेक्टर से लिंक करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया हारून शरीफ साहब, साबिक वज़ीर हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और आम मौजू पर बात करें।
एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान की चावल एक्सपोर्ट में नुमायां कमी, पिछले साल की एक्सपोर्ट्स के मुकाबले में $232 मिलियन की कमी। अब ये ऐसा लग रहा है कि जो आदाफ हमने सेट किए थे वो हासिल करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की चावल एक्सपोर्ट में रवा माली साल के पहले 4 माह में 39% की कमी रिकॉर्ड हुई है। गुज़िश्ता साल की गैर मामूली कारकर्दगी में 2025 के पहले 4 माह के दौरान एक्सपोर्ट $907 मिलियन तक पहुंच गई थी, जो 2024 के पहले 4 माह के मुकाबले में जो $675 मिलियन थी उससे कहीं ज़्यादा थी। हम इस माली साल यानी 2026 के पहले 4 माह में ये आमदनी कम होकर $553 मिलियन पर आ गई है, यानी सिर्फ एक साल में $354 मिलियन की कमी हुई है। और 2024 के मुकाबले में भी ये 18% की कमी है। अब फैक्ट्स और फिगर से बताते हैं कि 2017 से 2022 के दरमियान 4 माह की एक्सपोर्ट ज़्यादातर 381 से $592 मिलियन के दरमियान रही हैं, और मौजूदा $553 मिलियन की सतह इन्हीं पुरानी रेंज के करीब है। इस बार कमी की बुनियादी वजह भारत का अपने एक्सपोर्ट से पाबंदी हटाकर बड़ी मिकदार में आलमी मार्केट में दाखिल होना है, जिससे न सिर्फ पाकिस्तान का मार्केट शेयर मुतासिर हुआ बल्कि यूनिट वैल्यू भी $400 फी टन से नीचे चली गई। अब इस दबाव का असर मुल्की ज़र मुबादला पर भी नेगेटिव ट्रेंड में नजर आ रहा है। पाकिस्तान की चावल की एक्सपोर्ट और आलमी कानूनी पेशरफ्त एक ही वक्त में 2 मुख्तलिफ ट्रेंड्स को जाहिर करती हैं। एक तरफ एक्सपोर्ट्स के मनफी आदाद शुमार हैं, तो हम दूसरी तरफ देखते हैं तो न्यूजीलैंड में बासमती केस की फतह पाकिस्तान के लिए नई मार्केट्स के दरवाजे खोल सकती है। यही दोनों सिमतें मुस्तकबिल की पॉसिबिलिटीज़ और चैलेंजेस को भी फिर आपस में जोड़ देती हैं। राइस एक्सपोर्ट्स में रवा माली साल के पहले 4 माह में 39% कमी पिछले साल की गैर मामूली कारकर्दगी के बरक्स है। पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स ने उस वक्त की आलमी सप्लाई की बुरी सूरत हाल का भरपूर फ़ायदा उठाया था, क्योंकि भारत उस वक्त मार्केट से बाहर था। मगर अब भारत के दोबारा आलमी मार्केट में दाखिल होने से बड़े पैमाने पर सप्लाई मौजूद है। इसका नतीजा ये निकलता है कि कीमतों और पाकिस्तान के मार्केट शेयर दोनों पर शदीद दबाव आया है। इसके साथ ही वियतनाम की आगे बढ़ती हुई मार्केट ने भी पाकिस्तान के चावल एक्सपोर्ट्स के मामले को अब मजीद मुश्किल बना दिया है। लेकिन आगे चलकर न्यूजीलैंड हाई कोर्ट का फैसला पाकिस्तान के लिए एक बड़ा मौका साबित हो सकता है, क्योंकि न्यूजीलैंड अदालत ने अपने हालिया फैसले में वाजे किया था कि बासमती किसी एक मुल्क की मिल्कियत नहीं बल्कि एक मुश्तरका वैरायटी है, जिसे पाकिस्तान मुकम्मल हक के साथ दुनिया भर में बेच सकता है। इस फैसले से न सिर्फ भारत का मौक़िफ़ कमज़ोर हुआ था, बल्कि साथ ही साथ यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में जारी इसी किस्म के मुकदमात में भी पाकिस्तान की पोजीशन मजीद मजबूत हो गई थी। तो आलमी बासमती मार्केट $10 अरब की है, और पाकिस्तान पहले ही $2.5 अरब कस्टमर बेस रखता है। अब एक्सपोर्ट में मौजूदा कमी और कानूनी जीत से हासिल होने वाले के मुस्तकबिल के मौके पाकिस्तानी चावल की एक्सपोर्ट्स में अहम किरदार अदा कर सकेंगे या नहीं, और एक्सपोर्ट्स के नंबर्स को हम कहां तक ले जाने में कामयाब हो सकेंगे, इस पर हम बात करेंगे। रहमान साहब साबिक चेयरमैन है राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के, हमारे साथ मौजूद हैं। रफीक साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये जो सिर्फ 4 महीने में 39% की कमी वाक़ई हुई है, इसकी क्या बुनियादी वजह है? और हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब $4 बिलियन फिर $5 बिलियन ये एक्सपोर्ट्स बढ़ती चली जाएंगी, लेकिन ऐसा लग रहा है इस साल का हदफ हासिल नहीं हो सकेगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने पूरी तशरीह कर दी है हमारी राइस एक्सपोर्ट की, माशाल्लाह बहुत अच्छा होमवर्क है आपके पास। देखें, चावल जो हमारा मुतासिर हुआ है, इसकी बुनियादी सूरत हाल से मैं थोड़ा सा आपको आगाह कर दूं। बदकिस्मती से हमारे यहाँ पे कॉर्न का क्रॉप ख़राब हुआ है, मेज़ जिसको हम मकई कहते हैं, और हमारी वीट की भी क्रॉप कम हुई है, वो आप बखूबी वाकिफ़ है इससे। और चावल की क्रॉप हमारी बहुत अच्छी हुई है। अब ये जो वीट और हमारा जो मेज़ है, इसका असर चावल के ऊपर आके पड़ गया है। हमारी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है एनिमल फीड की, जैसा कि आपको मालूम है हमारे यहाँ पे अब चिकन बहुत खाया जाता है, तो ये एनिमल फीड के अंदर जो है वो चावल जा रहा है, क्योंकि चावल सस्ता है कॉर्न से और वीट से। तो अब तक जो हमारी कैलकुलेशन है उस पर तकरीबन 700,000 टन जो हमें एक्सपोर्ट करना था, वो हमारी वीट मिल की नज़र हो गया है, एनिमल फीड की नज़र हो गया है। तो ऑब्वियस हमारा जो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि ये तकरीबन हमें लगता है कि और भी ये एनिमल फीड के अंदर माल जाएगा, तो ये 1 मिलियन तक हम समझते हैं कि ये एनिमल फीड में चले जाएगा। अब पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स जो राइस एक्सपोर्ट करते थे वो कमोपेश 5 मिलियन टन एक्सपोर्ट करते थे। अब आप अंदाज़ा करें 5 मिलियन में से 4 मिलियन जो है वो ऑलरेडी माइनस एक्सपोर्ट
एक्सपोर्ट करेंगे हम, और 1 मिलियन टन हमारा जो है वो ये जो है ना एनिमल फीड वाले ले गए हैं। और इसके साथ साथ भारत ने जो एक्सपोर्ट अपना अलाउड किया नॉन बासमती का, और भारत के पास बहुत वाफिर स्टॉक पड़ा हुआ है और वो प्राइस नीचे कर रहा है। उसके साथ वियतनाम हमारे साथ बहुत सॉलिड तरीके से कंपटीशन में लगा हुआ है। हम यहाँ पे शुक्रगुजार हैं ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के कि इन्होंने थर्ड फूड एग्रो मुनक्कद किया है, जो कि कल उसकी इफ्तिताह थी और काफ़ी सारे डेलीगेट्स यहाँ पे आए हैं जो फॉरेनर्स बायर्स हैं। उन्होंने चावल के बहुत सारे MOU साइन किए हैं। ब्राउन राइस के स्पेशली मैं आपको जिक्र करूं कि ब्राउन राइस हमारा इस वक्त $825 के अंदर हमारे एक्सपोर्टरों ने काफ़ी मिकदार के अंदर यहाँ पे माल बेचा है, जो बाहर से फॉरेन डेलीगेट्स आए थे। और कीनिया से बहुत सारे हमारे लोग आए हैं, जो मैडम अदीला वहाँ की कमर्शियल काउंसलर हैं, वो तकरीबन कमोपेश वो 25 डेलीगेट्स लेके आई हैं। कल हमारे एक एक्सपोर्टर ने $6 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है वहाँ पे एक्सपो के अंदर। तो कुछ फिगर्स हमारे पास अच्छे आ रहे हैं, मगर नो डाउट के पिछले साल से बहुत चैलेंज हमारे को यहाँ देखने के लिए मिल रहा है और हदफ पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं हम। हमारे साथ दो चीज़ें हैं, एक तो हदफ हमें पूरा करना है, दूसरा हमें प्राइस लेके आना है। पाकिस्तानी बासमती राइस आज भी जो है हम $200 प्लस पाकिस्तान से इंडिया से $200 प्लस के अंदर हम बेच रहे हैं, क्योंकि हमारे चावल की एक पहचान है, एक खुशबू है, एक कुकिंग बहुत अच्छी है उसकी। तो कोशिश कर रहे हैं हम कि हम अपने हदफ पूरे कर लें और क्वांटिटी और वैल्यू वाइज पूरे कर लें, जो कि बहुत बड़ा एक चैलेंज लग रहा है। इसके साथ मैं आपको एक और बात बताऊं कि लास्ट वीक जो है वो EDF की मीटिंग हुई थी, जिसको प्राइम मिनिस्टर साहब ने चेयर किया था। तो हमारे एक्सपोर्ट के पैसों के अंदर एक EDF फंड के पैसे कट जाते हैं, जो 0.25% होता है, जो भी हमारी रेमिटेंस होती है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसको वेव कर दिया है 0.25% पे। तो एक ये खुशाइन बात है। और इसके साथ फिर हमारे एक्सपोर्टर को एक चैलेंज और था, क्योंकि पिछले कई सालों से हमें 1% विद होल्डिंग टैक्स देना पड़ता था, अब वो 2% विद होल्डिंग टैक्स देना पड़ रहा है। तो हमने रिक्वेस्ट तो की है प्राइम मिनिस्टर को कि भाई अगर आप एक्सपोर्ट देखना चाहते हैं, एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहते हैं, तो प्राइस हमारे उसी सूरत में कम होंगे जहां हम टैक्सेस अपने बचाएंगे। और टैक्सेस अगर आप गवर्नमेंट हमें ज्यादा लगा देगी तो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। साहब, ये 2-3 बड़ी अच्छी पॉजिटिव पेशरफ्त पिछले चंद दिनों में हुई हैं। अब ये फूड एक्ट के जरिए जो इस वक्त नए MOU साइन हुए हैं, तो ये 39% की जो कमी इस वक्त एक्सपोर्ट्स में आई है, ये नुकसान फिर आने वाले 7-8 महीनों में पूरा हो सकेगा? ये MOUs जल्दी हमें एग्रीमेंट्स की सूरत में और आगे ऑन ग्राउंड मुकम्मल होते नजर आएंगे? देखें, इस दफ़ा एक बहुत अच्छी खुशाइन बात यह हुई है कि हर दफ़ा MOU साइंस होते हैं, और MOU एक होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उसके अंदर एग्जीक्यूट होना नहीं होना वो दूसरी बात होती है। इस दफ़ा जो है बहुत सारे हमारे सेल कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए हैं। सेल कॉन्ट्रैक्ट एक बहुत ऑथेंटिक चीज़ होती है, जिसके अंदर बायर यहाँ पे सिग्नेचर करता है ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी के ऑफिसर्स के सामने। जैसा कि ये $6 मिलियन का जो हमारा सेल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उसमें टिडेप के CEO साहब फैज साहब खुद मौजूद थे, शेरियार ताज साहब मौजूद थे, हमारे DG एग्रो मौजूद थे, और हमारी ये कमर्शियल काउंसलर भी मौजूद थी कीनिया की। तो ये एक खुशाइन बात है कि लोग अभी ये जो एक्सपो के अंदर आ रहे हैं, उनका एक एतमाद बहाल हो रहा है, और इंशाल्लाह ताला अगला एक्सपो लगेगा, उसके अंदर और अच्छे बायर्स आएंगे और अच्छी तरीके से हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। देखिए, जो नुकसान हुआ है वो नुकसान हो चुका है, क्योंकि ये जो नुकसान ऐसा नहीं है कि हमारे पास चावल पड़ा हुआ है और मेरे एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। ये यहाँ पे खपत हो चुकी है, जो 7 लाख टन फीड मिल खा गई है हमारा चावल, वो तो यूज हो चुका है, अब उसका तो कोई नमो बदल नहीं है। मगर ये कि हम फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे कुछ हम अच्छी तरीके से एक्सपोर्ट कर लें। आज हमारी जो है ना मलेशिया के साथ एक बहुत बड़ा इदारा है वहाँ पे बरनास, उसके साथ DG एग्रो ने हमारी जो है ना मीटिंग करवाई, और कमो पेश को हमारे 35-40 एक्सपोर्टर्स वहाँ पे मौजूद थे, और उन्होंने वहाँ पे तकरीबन बरनास मलेशिया की जो है ना वो इम्पोर्टेशन 1 मिलियन टन की है। तो हमने उनको रिक्वेस्ट की कि इंस्टेड ऑफ 250,000 टन आप हमारे को 5 लाख टन आप हमारे लिए कर दें, ताकि हमारा आपके साथ एक अच्छा कॉपरेट रहे, और सालों से वो हमारा चावल पसंद करते हैं। और रफीक साहब, तो इस तरीके से हमारे कमर्शियल काउंसलर, ये नई मार्केट्स कितनी अहमियत की हामिल हैं? भी रिसेंटली हमने देखा कि बांग्लादेश में भी अब बड़ी मिकदार में चावल यहाँ से एक्सपोर्ट होगा। जिन मार्केट्स का आप जिक्र कर रहे हैं, ये सब मिलकर जो हमारा $4-5 अरब का एक हदफ है, उसके करीब हमें पहुँचा सकती हैं?
टू बी फ्रैंकली बिल्कुल नहीं पहुंचा सकती। हम अगर ये $3 बिलियन, $3.25 बिलियन टच कर लें तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। इस दफा नो डाउट के फॉरेन एक्सचेंज का नुकसान हुआ है हमें। हम सोच रहे थे कि हम ये $4.25 बिलियन पे लेके जाएंगे, मगर हमारे पास दो तरफ से जो है ना हमें थोड़ी सी चैलेंज आ गई। एक तो इंडिया खुल गया तो हमारे प्राइसेस जो है, जो पिछले साल हमने $550-600 का माल बेचा था, वो मजबूरन हमें $375, $345, $365 का बेचना पड़ रहा है। और चाइना जो है वो हमारे से तभी लेता है जब हम बिलो 350, 355 पे आ जाते हैं, तो चाइना हमसे बहुत अच्छा माल लेता है। इसी तरह मलेशिया भी इस वक्त वेट कर रहा है, क्योंकि वियतनाम देखें इंटरनेशनल मार्केट जो है ना वो बड़ी हमारे एक्सपोर्टरों को देखनी पड़ती है, क्योंकि आज म्यांमार जो है वो हमें ऑफर कर रहा है $335 की, वो बहुत बिलो जाके ऑफर कर रहा है। तो हम लोग वेट कर रहे हैं कि हमारे पास कोई अच्छा ऑर्डर आ जाए। जिस तरह आपने भी बांग्लादेश का जिक्र किया, तो बांग्लादेश का अभी TCP ने, ट्रेड कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने जो है ना वो टेंडर फ्लोट किया हमको 100,000 मेट्रिक टन का। ये एक नई मार्केट है। बांग्लादेश हमसे पिछले साल लिया था, मगर इससे आगे के सालों में हमसे वो ट्रेड नहीं करता था, वो इंडिया से लेता था। तो ये हमारे पास वक्तन फवक्तन हमारे पास नई जो मार्केट आती है, हम कोशिश करते हैं इसको टैप करें। और हमारे जो सीनियर वाइस चेयरमैन है जावेद जिलानी, वो भी काफ़ी एफर्ट कर रहे हैं। आज भी उन्होंने काफ़ी सारी मीटिंग्स की हैं, पेरू के साथ भी मीटिंग की है और ताजिकिस्तान वालों के साथ भी मीटिंग की है। तो ये मीटिंग्स हम करके इंशाल्लाह ताला कोशिश कर रहे हैं कि नई मार्केट लेके आए। और हमारा ज़्यादा जो है ना इस एक्सपो के अंदर ब्राउन राइस के ऊपर हमारा बहुत ज़्यादा जोर था, क्योंकि ब्राउन राइस की एक अच्छी वैल्यू आ जाती है हमारे पास, $850 प्लस की आ जाती है। ठीक है, चलें, अब ये कितना हमारी मार्केट आगे ग्रो करती है, सलमान रफीक साहब आगे आने वाले दिनों में इस पर मजीद भी डिस्कशन आपके साथ करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रफीक सुलेमान साहब, साबिक चेयरमैन राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।